एवरीवन, पीवाईक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब स्टार्ट करते हैं। अपन 2013 का क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आज करेंगे अपन 2014 का। ठीक है, तो 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ये क्वेश्चन 2013 में भी आया है। वो है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। लोक लेखा समिति, जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ। सदस्य इसमें कितने थे? 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति, जिसकी स्थापना 1950 में किसने की? जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई। ठीक है, सदस्य इसके कितने हैं? 30 लोकसभा से, टोटल सारे के सारे लोकसभा से हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष, इसका क्या होता है? सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति स्थापना कब हुई थी? 1964 में। किसकी सिफारिश पे हुई थी? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ध्यान रहे, इसके अध्यक्ष लोकसभा का ही सदस्य होगा। सदस्य इसमें कितने होंगे? 22, 15 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। याचिका समिति, यह एक प्रकार की जांच समिति है। यह दोनों सदनों को अलग करती है। लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो भाई दल बदल विरोध अधिनियम ये किस में था भाई? ये था अनुसूची 10 के अंदर। ठीक है, 10वीं अनुसूची इससे रिलेट करती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। बाकी भी अनुसूचियों के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी कुछ एलेबोरेशन कर रखा है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को एक दल से दूसरे दल में शामिल होने दल बदल दंडित करना था। सदस्यता उनकी समाप्त करनी थी। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003। इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि 2/3 सदस्यों के दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने को दल बदल नहीं माना जाता है। किस पर लागू होगा ये लागू होगा निर्वाचित सदस्य दूसरे दल ज्वाइन कर ले। मनोनीत सदस्य होने के 6 माह बाद कोई राजनीतिक दल में शामिल हो, यानी वह 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। निर्दलीय उम्मीदवार कोई दल ज्वाइन कर ले और पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करे। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय अध्यक्ष या सदन के सभापति को भेजा जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए कानून पीठासीन अधिकारी के लिए समय अवधि निर्दिष्ट करता है। यह देखते हुए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय लेने के बाद ही अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास इस निर्णय के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया अनुच्छेद कौन सा है? 244(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के समूचे भाग अर्थात किसी एक भाग को जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है भाई, इसमें अपवर्जी क्षेत्रों एक्सक्लूडेड एरियाज तथा आंशिक अपवर्जी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। 5वीं अनुसूची और राज्यपाल, इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें राज्यपाल संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को इस क्षेत्र में लागू करने से रोक सकता है या परिवर्तित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के लिए राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपता है। या राष्ट्रपति जब ऐसी मांग करे तो राज्यपाल को रिपोर्ट देना होगा। जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्यपाल द्वारा इन क्षेत्रों में निकाय तथा कल्याण हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 3/4 सदस्य संबंधित विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। ऐसी परिषद ऐसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां
अनुसूचित जनजातियां तो हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। सलाहकारी परिषदों का कार्य राज्यपाल को ऐसे मामलों पर सलाह देना है जो जनजातीय कल्याण और उत्थान से संबंधित है। जनजातियों की भूमि को अन्य समुदाय को हस्तांतरित न किया जाए, भूमि के आवंटन का विनियमन और इस क्षेत्र में साहूकारी व्यवस्था का नियंत्रण, जनजातीय समुदाय की भलाई से संबंधित योजनाएं, उपरोक्त विषयों में विधि निर्माण के लिए राज्यपाल परिषद से परामर्श लेगा और इसमें किसी भी प्रकार का नियम बना सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन तभी स्वीकार किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर ले। ठीक है, क्लियर हुई? ये अनुसूची 5 थी। अब पढ़ते हैं अनुसूची 2। इसमें क्या आते हैं भाई? इसमें आते हैं वेतन, 2 नंबर का रुपया। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अतिरिक्त अनुदान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अनुसूची 8। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का भाग ये कौन सा 17 अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 344 एक संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 351 यह हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इसे विकसित करने का प्रावधान करता है ताकि ये भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022-23 में फिर से पूछा गया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ पर उल्लेख है? भाई इनका उल्लेख तो कहाँ पर होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देता है। निम्नलिखित में से कौन से में भारत में योजना से संबंध है? तो योजना से संबद्ध, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है योजना आयोग वाला, तो ये वित्त आयोग से नहीं है कनेक्टेड। ये राष्ट्रीय विकास परिषद बार बार आया है। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से नहीं है, संघीय शहरी विकास मंत्रालय से भी नहीं है, ये है फिर बाद में संसद से। ठीक है, तो 2 और 5 आएगा। तो 2015 से पूर्व नीति आयोग 2015 आयोजना आयोग था। पहले नीति आयोग क्या था? योजना आयोग। तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देश में योजना से संबंधित कार्य करते थे। एनडीसी योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन संबंधी निर्णय लेता था तथा वित्तीय आवंटन इत्यादि पर फैसला लेता था। संसद भारत में बजट के अनुमोदन के माध्यम से तथा विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से योजना निर्माण की सभी निकायों विभागों संबंधित सर्वोच्च निकाय है। वित्त आयोग का कार्य योजना निर्माण न होकर केंद्र राज्य के बीच वित्त बंटवारे संबंधी सलाह देना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय व केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय अपनी संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो भाई ये मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। यस। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। यस। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, नहीं भाई ये वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता, ये बजट करता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कैबिनेट सचिवालय भारत के सरकार के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कैबिनेट सचिव होता है। सचिवालय पीएम को रिपोर्ट करता है। कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार व्यावसायिक लेन देन विनियम 1961 और भारत सरकार विनियम 1961 के तहत कार्य करता है। ठीक है, कार्य इसके क्या है? मंत्रिमंडल बैठकों के एजेंडा कार्यसूची को तैयार करना, अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देना,
मंत्रिमंडलीय बैठकों के निर्णयों का सर्कुलेशन करना, सचिवालय बैठकों के लिए निर्णयों का कार्यान्वयन करना और निगरानी करना, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, उन्हें आवश्यक डाटा उपलब्ध कराना, मंत्रालयों को वित्त संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडलीय सचिवालय नहीं करता, ये बजट द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन सी है भाई, जो राज्यों की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऐसे सरकारी क्या संवैधानिक जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे, तो ये तो गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो देश के संविधान में वर्णित होती है तथा इसके उपबंधों के अनुसार कार्य करती है। यह सरकार द्वारा किए जाने वाले शासन और शासन करने के तरीकों पर प्रभाव डालती है, उसे नियंत्रित करती है। अतः संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार है। कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाती, बल्कि संवैधानिक उपबंधों के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों को प्रदान करती है, जैसे कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। संविधान अपने देश के नागरिकों द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। संविधान सभी शक्तियों का स्रोत है। अतः संविधान लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सत्ता पर कुछ युक्त निर्बंधन लगाती है, जैसे मूल अधिकारों पर वाद योग्य बनाया जाना, मूल अधिकारों को वाद योग्य बनाया जाना। क्लियर। ये 2020-23 में भी क्वेश्चन आया है, वापस से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किस राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो भाई राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी देखना है। फर्स्ट है ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, नहीं भाई इसमें तो हेल्प लेनी पड़ती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना, नहीं भाई नियम बनाने के लिए भी उसे मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए। तो आंसर इसका है फर्स्ट और थर्ड। भारतीय संविधान के अधिनियम 153 में राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान है। 52 में किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ किसमें नहीं थे, 53 में। ठीक है, कार्यपालिका में नहीं था वो वाले। तो नेक्स्ट है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श और सहयोग हेतु मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल उसी के परामर्श से कार्य करेगा, लेकिन निम्न परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यदि चुनाव में किसी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो, यदि राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए, तो राज्यपाल इससे संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200, यह जेबी वीटो। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस रॉयल्टी राशि निर्धारण में अपना विवेकाधीन है ये भी शक्ति इसकी। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। या तो वह विधेयक को स्वीकार कर ले, या सहमति दे दे, या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लें, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दें। और इनमें से किसी भी कार्य के लिए संविधान में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम के परामर्श से करता है, ना कि विवेक से। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ना होकर मंत्रिमंडल के परामर्श से होता है। आर्टिकल 201 में और अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बात सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी। नहीं भाई नहीं, क्योंकि अंतिम तो रियल तो अध्यक्ष कौन होता है, अपना राष्ट्रपति होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है अपना गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन का खंड निर्धारित करता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संव्यवहार के लिए उक्त कार्य के
मंत्रियों के साथ आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। इसी के तहत भारत सरकार ने कार्य का आवंटन नियम 1961 बनाया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 एक प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होता है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। अतः स्टेटमेंट सेकंड गलत है। अनुच्छेद 53 प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। क्लियर। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ भाई, संविधान में नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। ये बात भी सही है, लोकसभा में ही की जा सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अर्थात सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। अतः अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव का तथा उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 75 में लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को संबोधित किया गया है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 198 से 198(5) तक मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ध्यान रहे, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। पारित होने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अन्य प्रस्तावों के बारे में भी पढ़ें, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कट मोशन, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, क्लोजर मोशन इत्यादि। ठीक है भाई। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? तो भाई, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस में अंतर्निहित होती है? तो भाई, ये होती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं इसमें। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार को वर्णित करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। कोई भी विवाद जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, या एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। ठीक है। परामर्शी अधिकारिता आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की कतिपय मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह 2 प्रकार के मामलों में किया जा सकता है। फर्स्ट है अपने पास कानून का प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का तथ्य हो। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से इनकार कर सकता है। पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, वाद आदि से उत्पन्न विवाद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। अपीली अधिकारिता आर्टिकल 132 कुछ मामले, सिविल मामलों में आर्टिकल 133, आपराधिक मामलों में आर्टिकल 134, विशेष अनुमति द्वारा अपील आर्टिकल 136। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। जारी को की गई रिटों में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल है। संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 32 केवल उन मामलों में लागू किया जाता है जहां मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण मनमाना निरोध के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का साधन या सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है भाई। परमादेश रिट का अर्थ है वी फंड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस सरकारी अधिकारी को आदेश देने के लिए परमादेश जारी करते हैं जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है। ये सार्वजनिक अधिकारियों के अलावा परमादेश किसी भी सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर न्यायालय, एक न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ एक ही उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। उत्प्रेषण
इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित होना। निचली अदालतों से किसी कार्यवाही को हटाने, उसे अपने समक्ष लाने और उच्च न्यायालय की शक्ति या न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालयों के दावों की वैधता की जांच करती है या सार्वजनिक अधिकारों को यह जानने के लिए जारी की जाती है कि वे सार्वजनिक पद पर किस अधिकार को धारण करते हैं। अधिकार परीक्षा का रिट निजी या मंत्रालय कार्यालय के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। निषेध या प्रतिषेध, यह उच्च न्यायालय द्वारा निजी अदालत के खिलाफ जारी किया जाता है ताकि बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या उस क्षेत्राधिकार को हड़पने से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। निषेध रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये यूपीएससी 2022 में वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? भाई संसद में। संसद, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। 2019 में संसद ने उच्चतम न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये पेपर हुआ अपना 2014 का और इसके बाद करेंगे अपन कल 2015 का। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी 2024 तक के पेपर के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।